औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा की बात चल रही है। आज के समय में पूरे प्रदेश के युवा बड़ी उम्मीद के साथ में इस तरफ देख रहे हैं। मैं खुद छात्र संघ चुनाव के माध्यम से, छात्र राजनीति के माध्यम से उस विश्वविद्यालय से यहां तक पहुंचा हूं। उस विश्वविद्यालय की बात मैं करने आया हूं। माननीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समस्त जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग की क्लासेज प्रॉपर कहीं पे नहीं लग रही। छात्र राजनीति से कई सारे भाई आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन कि ये जो सीटें खाली है जल्दी से जल्दी भरी जाए। साथ ही साथ जोधपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा। एमपीईटी एक एग्जाम हुआ था पीएचडी का, उसमें भारी अनियमितताएं हुई थी। उसकी भी एक बार सही तरीके से जांच करवाई जाए। साथ ही साथ मैं क्षेत्र की बात करूंगा। सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं। सेव में और गडरा में आजादी के 70-75 साल बाद एक कॉलेज दी गई, पर आप मानेंगे कि उस कॉलेज में स्टाफ के नाम पर सिर्फ एक आदमी को अपॉइंट कर रखा है। एक आदमी के भरोसे वो पूरी कॉलेज चल रही है। पिछले 2-3 दिन पहले कई सारी अखबारों में खबरें छपी। बड़ा दुख होता है छात्र राजनीति के माध्यम से उन विश्वविद्यालयों से जो निकल के प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचते हैं, उन्हीं के क्षेत्र की अगर ये स्थिति हो तो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए, ये पीड़ा की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो खाली पद है कृपया करके इनको जल्दी भरा जाए। साथ ही साथ उस सीमांत में विज्ञान संकाय खोलने की ज्यादा जरूरत है। आप विज्ञान के संकाय खोलें। स्किल के मामले में हमारे उस तरफ के युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस हेतु आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईटीआई और ये तमाम जितने भी नए संस्थान हो सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र को दें, मेरा निवेदन रहेगा। साथ ही साथ खेलों के मामले में धीरे धीरे हम पिछड़ते जा रहे हैं। आप इंडोर स्टेडियम के लिए मैं डिमांड करूंगा, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सेव में एक इंडोर स्टेडियम कॉलेज को दें, ई लाइब्रेरी दें। सेव जो है वो बाबा गरीबनाथ जी की धरती है। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जो महाविद्यालय खुला है उसका नाम बाबा गरीबनाथ जी के नाम से हो। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी वाइस चांसलर की बात चल रही थी। वाइस चांसलर एक एकेडमिक पोस्ट है। आप शिक्षाविदों को वहां भेजें, राजनीति करने वालों को कृपया ना भेजें। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि बीएड, बीएसटीसी और तमाम ये जो कॉलेजेस हैं इसके अंदर डोनेशन के नाम पे मोटा पैसा वसूला जा रहा है। कृपया करके आप इस पे भी एक बार नजर डालें। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल की जरूरत उस क्षेत्र को है। पेट्रोकेमिकल के लिए आप नए ब्रांचेज हमें उस क्षेत्र को दें। सेव के लिए मैं एनसीसी की डिमांड भी करूंगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर कॉलेज की और वेटनरी कॉलेजेस की जरूरत है। आप उस क्षेत्र को देखते हुए एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेज की भी व्यवस्था कराएं। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा की हम हर समय बात करते हैं। बालिका शिक्षा को मुफ्त करने का मेरा सुझाव है आपको। आप एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाएं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सके। जब कहा जाता है कि केजी से लेकर पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे, पर एक जगह भी ये नहीं हो रहा। आप कृपया करके इस हेतु इस बारे में भी आप सोचें। साथ ही साथ आज का समय जो है
वो एआई का, रोबोटिक्स का, डेटा एनालिस्टिक का है, पर आज भी हम उसी पुराने रीति रिवाज से चल रहे हैं। मेरा निवेदन कि आप इस बारे में सोचें। साथ ही साथ जो भी हमारे पुस्तकालय है, प्रयोगशालाएं हैं, आप उनकी तरफ उनको रिनोवेट कैसे कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नए संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, इस हेतु भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे, इस चीज का मुझे भरोसा है। आज के समय में समस्याएं ज्यादा है। 8 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले ये तमाम लोग जो आज आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2027-28 तक आने वाले 5 साल बाद तक हमारे पास 70 लाख बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो जाएगी। उसके लिए हमें सोचना होगा, नए संसाधनों को तैयार करना होगा। सरकारी आंकड़े और फौज की रिपोर्ट कह रही है कि 88 लाख आज के समय में बेरोजगार है। समस्याएं खूब है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पूरी मेहनत करके इस समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव जरूर कराया, बढ़ावण है आपने। बजट की कॉपी है। यस सर। और इनका जो प्रथम जो है पॉइंट वो शुरू होता है इनके संकल्प पत्र से। इन्होंने लिखा है कि भाई हमने हमारा संकल्प पत्र जो था उसकी कॉपी में लेके आया हूं। इसमें लगभग 400 पॉइंट इन्होंने बनाए हैं। अगर उसका 45% निकालें उस हिसाब से आप भी देख लीजिए कि 45% कितना होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं पिछले 3.5 महीने से कि भाई हमने हमारे संकल्प पत्र का 45% हिस्सा पूरा कर दिया। और ये जो संकल्प पत्र है इसकी मूल प्रतिलिपि मैंने एक पॉइंट रात को पढ़ा और इस बजट से मिलाया कि भी कौन कौन से काम हो गए। तो न तो उन्होंने जो 45% बोले हैं वो पूरे हुए, और नए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें मेंशन किया है कि 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इनके बजट भाषण की स्टार्टिंग ही शायद गलत हो गई। जो लोग लिख करके दे रहे हैं उनसे पहले ये कहो कि हमारा संकल्प पत्र ये है, पहले इसको पढ़ो, उसमें से हमने जो काम किए हैं उनको टिक करो और उसके बाद में हमारे भाषण में डलवाओ। क्योंकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों बहुत बड़े पद होते हैं, और जब सार्वजनिक स्थान पर वो बोलते हैं तो उनका असत्य होना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह आपके माध्यम से रहेगा सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान दें। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री चले गए, उन्होंने कहा कि भी हमने तो कहा 5 साल में हम गेहूं का MSP, अभी बोल रहे थे कि 5 साल में हम गेहूं का MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर देंगे, जबकि ये इनका संकल्प पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा MSP देंगे। तो ये कहना उचित नहीं है, सदन को गुमराह करना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सत्ताधारी दल पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ ले, क्योंकि इसमें एक त्रुटि और है। इसमें जो इनका संयोजक है उस संयोजक सहित 25 आदमी हैं। उन 25 आदमियों में से एक भी व्यक्ति इस हाउस में नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति था जो माननीय किरोड़ीलाल जी थे, उनको भी इन्होंने छुट्टी भेज दिया। यानी जो सीमांत का आखिरी ब्लॉक है वहां पे डिस्कॉम में INJN से लेके नीचे स्टोर कीपर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान आज खून के आंसू रो रहा है। मेरा निवेदन है कि उस गडरा ब्लॉक में जो कहीं ना कहीं सीमांत क्षेत्र पे है वहां पे एक बस स्टैंड की जरूरत थी। मैंने कई बार आपकी सरकार से निवेदन किया कि वो देश का आखिरी बस स्टैंड है, आप बनवाएं। छोटी छोटी चीजें हमारे वो जो लोग हैं वो मांग रहे थे, पर आप वर्तमान के इस बजट में दे नहीं पाए। मुझे लगता है साहब कि ये हमारे लिए निराशाजनक बजट रहा। मैं कहना चाहूंगा हमारे लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में जाके, उस सदन में जाके कहिएगा जरूर एक लाइन जो मैं विद्यार्थी परिषद में आता हुआ टाइम कहा करता कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। वो तमाम लोग आज भी तैयार है। मेरा निवेदन रहेगा कि सड़क से सदन तक की इस लड़ाई को आगे न बढ़ाएं। उन तमाम हमारे सीमांत की लोगों की आवाज को सुने।
एक मुख्यमंत्री जी ने लास्ट में जब पहले सत्र था उसमें एक बात मेरी ओर इंगित करके कही थी, चाहे नाम नहीं लिया हो, मैं उसका जवाब आज देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि डोटासरा जी कौन सी चक्की के आटा बच्चे खाते हैं कि वो बराबर नंबर इंटरव्यू में हो जाते हैं। मैं उसके जवाब में कहना चाहता हूं कि उस दिन मेरा मौका नहीं था, उनका ही मौका था। अब वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे वो जाने। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए कि आपने किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि दिल्ली से पर्ची आपकी आई, ये बता दो। किस किस को कौन कौन सी चक्की का आटा खिलाया कि पहली बार के एमएलए की पर्ची आई और आपने एक में भी ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर कार्यकर्ता की पहचान होती है। आपके तो विभाग को बीच में छीन लिया जाता है। लास्ट में भारतीय जनता इस फोन टैपिंग के ऊपर हम सीबीआई जांच भी मांगते हैं कि इसकी जड़ों तक जाया जाए कि इसका आदेश किसने दिया। क्योंकि अगर गहलोत साहब ने यह कहा उस समय कि अगर फोन टैपिंग हुई हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो हो सकता है गहलोत साहब ने नहीं दिया। और अगर गहलोत साहब ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री के अलावा कौन व्यक्ति है जिसने फोन टैपिंग करवाई? तो इसमें सीबीआई की पूरी जांच होनी चाहिए। ये मुझे लगता है सीएम साहब भी चाहेंगे, राजस्थान के सीएम साहब भी चाहेंगे कि इसमें सीबीआई की जांच हो कि उनके अलावा किसने आदेश दिए। और जरूर अगर उनका मॉरल कंपस सीधा है गहलोत साहब का, तो वो अपनी बात पे अडिग रहेंगे। मुझे लगता है कि जो बातें मैं चीख चीख करके आपके माध्यम से सरकार को सुनाना चाहता था, जो बातें मैं न्यायालय को सुनाना चाहता था, वो सारी बातें अब तो उस ऑडियो के साथ में स्वतः स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार अपनी हिलती हुई कुर्सी को बचाने के लिए किस तरह से अपने ही मंत्रियों के, अपने ही लोगों के, दूसरी पार्टी के नेताओं के लोगों के फोन टैप कर रहे थे। और फोन टैपिंग जो अपराध है, और उसके साथ साथ में जिस शपथ को लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर निवर्तमान मुख्यमंत्री जी आसीन हुए थे, उस शपथ का अनादर करते हुए उन्होंने जो कुछ भी उनके संज्ञान में गोपनीय तरीके से लाया गया था मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते, उसको खुद एक ऑडियो टेप के माध्यम से एक पेनड्राइव देकर के खुद जो है उसको उजागर करने, उसको लीक करने का काम किया था। मुझे लगता है कि अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। गहलोत की बोलती बंद है और उसके डर के मारे वो विधानसभा में नहीं आते हैं। इतने डरे हैं सत्ता पक्ष से कि उस डर के मारे अशोक गहलोत साहब विधानसभा में भी नहीं आते हैं। दूसरा मेरा आग्रह है, विधायकों के टेलीफोन टैप हो रहे हैं। अब इससे घटिया खबर क्या हो सकती है? और बड़े बड़े मीडिया के लोगों ने भी नेशनल चैनल खूब चलाया उसको। एक भी विधायक का, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, किसी का भी कोई टेलीफोन टैप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सरकार कर भी नहीं सकती, ना करना चाहिए। हमारा खुद का कमिटमेंट है कि कभी नहीं करना चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? ऐसा मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया गया जैसे कि पता नहीं हमारे खुद के विधायकों को विश्वास नहीं हो। ये जो षड्यंत्र के पार्ट है, षड्यंत्र के पार्ट में जो लोग शामिल हैं, चाहे कुछ मीडिया के साथी हो, चाहे ऐसे लोगों के दोस्त हो जो कि षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब मिल करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कोई कंपनी काम करी मानसरोवर के अंदर, कंपनी रिपोर्ट दे रही है सरकार को और विधायकों के टेलीफोन टैप हो रहे हैं। बताइए आप, ना कोई कंपनी है, ना हमें कोई जानकारी है, फिर भी ऐसी खबर चल पड़ती मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। इस दुर्भाग्यपूर्ण बात। बजट की कॉपी है। यस सर। और इनका जो प्रथम जो है पॉइंट वो शुरू होता है इनके संकल्प पत्र से। इन्होंने लिखा है कि भाई हमने हमारा संकल्प पत्र जो था उसकी कॉपी में लेके आया हूँ। इसमें लगभग 400 पॉइंट इन्होंने बनाए हैं। अगर उसका 45% निकालें, उस हिसाब से आप भी देख लीजिए कि 45% कितना होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं पिछले 3.5 महीने से कि भाई हमने हमारे संकल्प पत्र का 45% हिस्सा पूरा कर दिया। और ये जो संकल्प पत्र है इसकी मूल प्रतिलिपि
मैंने एक एक पॉइंट रात को पढ़ा और इस बजट से मिलाया कि भी कौन कौन से काम हो गए। तो न तो उन्होंने जो 45% बोले हैं वो पूरे हुए, और नए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें मेंशन किया है कि 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इनके बजट भाषण की स्टार्टिंग ही शायद गलत हो गई। जो लोग लिख करके दे रहे हैं उनसे पहले ये कहो कि हमारा संकल्प पत्र ये है, पहले इसको पढ़ो, उसमें से हमने जो काम किए हैं उनको टिक करो और उसके बाद में हमारे भाषण में डलवाओ। क्योंकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों बहुत बड़े पद होते हैं, और जब सार्वजनिक स्थान पर वो बोलते हैं तो उनका असत्य होना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह आपके माध्यम से रहेगा सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान दें। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री चले गए, उन्होंने कहा कि भी हमने तो कहा 5 साल में हम गेहूं का MSP, अभी बोल रहे थे कि 5 साल में हम गेहूं का MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर देंगे, जबकि ये इनका संकल्प पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा MSP देंगे। तो ये कहना उचित नहीं है, सदन को गुमराह करना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सत्ताधारी दल पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ ले, क्योंकि इसमें एक त्रुटि और है। इसमें जो इनका संयोजक है उस संयोजक सहित 25 आदमी हैं, उन 25 आदमियों में से एक भी व्यक्ति इस हाउस में नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति था जो माननीय किरोड़ीलाल जी थे, उनको भी इन्होंने छुट्टी भेज दिया। यानी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत अपनी बात रखने का अवसर दिया। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत नगर परिषद बाड़मेर की सीमा क्षेत्र की समीक्षा कर वंचित आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करने के संबंध में जिला बाड़मेर में बाड़मेर नगर के विकास हेतु जनहित में 1932 में नगर पालिका बाड़मेर को घोषित किया गया और 2012 में नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया। वर्तमान में इसमें 55 वार्ड है और जनसंख्या लगभग 2 लाख है। जिला मुख्यालय के साथ ही शिक्षा एवं रोजगार का केंद्र होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ आकर बसने लगे और आबादी बढ़ती रही। नगर परिषद बाड़मेर की सीमा क्षेत्र एवं उसके लगते खसरों में बड़ी इन आवासीय कॉलोनियों एवं उनके पट्टे भवन निर्माण आदि कार्य नगर परिषद के माध्यम से किए, जिससे नगर परिषद को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की आय हुई। विडंबना यह रही कि उक्त बस्तियां नगर परिषद की सीमा में नहीं होने से आज भी सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत 31 अगस्त 2018 को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर ने आदेश जारी कर बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर आगोर, बाड़मेर गादान और बाड़मेर मगरा राजस्व ग्राम को वर्तमान सीमाओं में सम्मिलित किया, परंतु राजनीतिक एवं अन्य कारणों से उक्त आदेशों को निरस्त कर विभाग ने 31 मार्च 2023 को आदेश जारी कर बाड़मेर ग्रामीण एवं बीदासर के संपूर्ण क्षेत्र, बाड़मेर मगरा में बाड़मेर मगरा राजस्व ग्राम, बाड़मेर आगोर में बाड़मेर आगोर और गादान में से बाड़मेर गादान को सीमा में सम्मिलित कर दिया, जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था। उक्त परिसीमन में कई घनी आबादी वाले क्षेत्रों को द्वेषतापूर्ण छोड़कर स्थानीय निवासियों के हितों के साथ कुठाराघात ही नहीं किया, बल्कि उनको संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों से भी वंचित रखा गया है, जो न्यायोचित नहीं है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से आग्रह है कि जन मांग एवं जनहित को मद्देनजर रखते हुए उक्त सभी आदेशों की समीक्षा और पुनर्विचार कर वंचित खसरों एवं क्षेत्रों को नगर परिषद बाड़मेर की वर्तमान सीमा में सम्मिलित किया जावे। धन्यवाद। वहां का रेगिस्तान है, आप सड़कें जो बना रहे हो सबसे ज्यादा विशेष कोटा रेगिस्तान को देना चाहिए। ना वहां मोटरसाइकिल चलती है, ना वहां साइकिल चलती है, ना सिविल गाड़ी चलती है। वहां चलते हैं तो ऊंट चलते हैं या 4 व्हील गाड़ी चलती है। इसलिए सड़कों का भी यदि जाल बिछाना है तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आपको देना चाहिए, तब राजस्थान का विकास दिखेगा आपको, वहां की जनता की आवाज दिखेगी, चिकित्सा का भी दिखेगी। मैं आपसे आपका
आज निठोवा की एक स्कूल की हालत बताओ आपको, जहां सिंदूर स्कूल बनाया गया है, मात्र 3 कमरे हैं। इस 3 कमरे के अंदर 12 क्लास है, कैसे वहां पे 12 क्लास के बच्चे कैसे बैठ पाएंगे? बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ के हमारे शिक्षा मंत्री जो वहां पे कक्षा विद्यालयों के अंदर नहीं है, इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, इसके लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आदिवासियों का डीएनए पे बात करने के लिए तैयार है। माँ बाप को, मेरे बाप को गाली देने के लिए तैयार है, हमारे माँ को गाली देने के लिए तैयार है। मैं शिक्षा मंत्री को कहना चाह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी। ये 100 साल, 200 साल, 500 साल में 8000 साल पुराना इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय 1-2 मिनट मुझे दीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मंत्री महोदय का डीएनए का असली जांच करनी है तो 2 दिन के बाद मुझे बजट पूरी आशा है सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी इसके क्रियान्वयन में हमें पूरा समर्थन प्राप्त होगा। बहुत आवश्यक है, आप बार बार कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएंगे, हम करवाएंगे। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, आप चिंता ना करें, हम पूरी तरह से प्रयास ही नहीं करेंगे, ये करके दिखाएंगे। जो घोषणाएं की है, वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। और जिसका भी शिलान्यास होगा कार्य का, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं, ये सरकार वो करेगी। आप पूछिए। इस संबंध में मेरा निवेदन है आपसे कि विद्या का पवित्र मंदिर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में बने, इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में 3 विभागों की संलिप्तता है और इस विद्या के पवित्र मंदिर के माध्यम से जो वन विभाग की भूमि पे कब्जा करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं उसकी ओर इशारा करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि ये जो जब इसका उद्घाटन हुआ था, जब शिलान्यास हुआ इस महाविद्यालय का, उस समय विभाग सोया हुआ था क्या? उनको मालूम नहीं थी ये वन विभाग की जमीन है? आज तक वो वन विभाग की है या जोधपुर विकास प्राधिकरण की, ये निश्चित नहीं हुआ। इस डिस्प्यूटेड लैंड पे जब शिलान्यास हुआ उस समय विभाग की क्या जिम्मेदारी थी और किन विभाग के अधिकारियों ने इस पे मौन साधा और कौन कौन इसमें संलिप्त थे? चाहे वो जोधपुर विकास प्राधिकरण के हो, चाहे वन विभाग के हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो, कौन कौन से अधिकारी थे जो इसमें लिप्त थे और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव धारा 91 के आधार पर लंबे समय से काबिज काश्तकारों का भूमि विकास के संबंध में सरलीकरण बाबत मान्यवर जैसलमेर जिला एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और इस दूर दराज ग्राम ढाणियों के बसावट होने तथा पूर्व में पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय होने के कारण वहां के स्थानीय निवासियों को बदोत्तर भूमिहीन आवंटन नहीं किए गए थे। इस कारण भूमि उपलब्ध होने के बावजूद आज तक वर्षों से काबिज काश्तकारों भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटन नहीं की जा सकी। 2004 में वरानी भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के बावजूद राज्य सरकार की पॉलिसी में आवंटन प्रक्रिया शामिल नहीं होने के कारण आज तक स्थानीय भूमिहीन लोगों को वरानी आवंटन नहीं नियमन किया गया। आवंटन नियम 1970 में लंबे समय से काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को नियमन का प्रावधान है, परंतु उसमें कई ऐसी कठिनाई शर्तें हैं जिसके कारण स्थानीय निवासियों को उक्त प्रक्रिया का लाभ नहीं मिल सकता। मान्यवर, मेरा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिले के भूमिहीन निवासियों को नियमन का अधिकतम लाभ मिल सके
इसके लिए 2009 से लगातार काबिज व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में शामिल करते हुए जिले के मौसम प्रतिकूल होने के कारण लगातार के वर्षों की जगह कुछ वर्षों की उसमें छूट दी जावे ताकि पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब सदन के सदस्य जो चुनकर के यहां आए हैं वो सब के सब जनता के प्रति जवाबदेही हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के हम हमारी यहां बात रखते हैं और जो हमारा राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम है उनके मुताबिक यहां पर काम होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छी तरह ध्यान में है कि जब आपका नाम अध्यक्ष के लिए आपकी पार्टी ने आगे किया और घोषणा की, उसके बाद में तमाम प्रतिपक्ष के सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, सबने एक स्वर में एक बात कही थी कि वास्तव में सुलझे हुए व्यक्ति को यहां पर सदन के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमने आगे बढ़ करके और सर्वसम्मति से आपका अध्यक्ष के रूप में चयन में हमारी सकारात्मक भूमिका निभाई थी। और हमने यहां हाउस में कहा भी था कि माननीय स्पीकर का जो पद होता है वही एक ऐसा पद होता है जो प्रतिपक्ष को हमेशा संरक्षण भी देता है और सरकारी कार्य कराने में सरकार को सहयोग करता है और नियम और प्रक्रियाओं के मुताबिक वो अपना कर्तव्य निर्वहन करता है। मुझे खुशी है कि आप जब से अध्यक्ष के पद पे विराजमान हुए हैं, हमेशा आपने, चाहे वो प्रतिपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, सबका पूरा ख्याल रखा है। और आपका सम्मान नहीं है सर, इस चेयर का सम्मान है और इस चेयर का सम्मान हमारा सबका सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का सम्मान है। इसलिए हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस चेयर का सम्मान करने से ही हमारा सम्मान और इस सदन की गरिमा बढ़ेगी। इसलिए हम ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते। बातें हुई, माननीय सदन के नेता यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं, अगर वो रहते तो और ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन बात एक ही थी कि एक तो जो कल माननीय मंत्री महोदय ने, सामाजिक न्याय मंत्री जी ने जो बातें कही थी, वो हमारे नेता महोदय ने कल कहा था कि इसको आप एग्जामिन कर लें। आपने कहा था मैं इसको एक्सपंज कर दूंगा अगर कोई बात होगी। तो उसकी व्यवस्था अगर आ जाती तो शायद अब तक ये बात जो जितनी थोड़ी बहुत बढ़ी और जो गतिरोध हुआ वो शायद नहीं होता। लेकिन चलो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूरे प्रतिपक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस शेर की गरिमा हमारी गरिमा है, इस सदन की गरिमा है, इस प्रदेश की गरिमा है। इसको हम बना के रखेंगे, कभी भी इसमें किसी तरीके की कोताही नहीं आएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अध्यक्ष महोदय कि संसदीय कार्य मंत्री जो सरकार के, सदन के नेता के बाद में अगर उनकी और सरकार की तरफ से कोई बात कहता है तो वो संसदीय कार्य मंत्री होता है। अगर संसदीय कार्य मंत्री जब खड़े होकर के और ये कहें कि हम आप बार बार खड़े होगे तो हम आपकी इज्जत नहीं रख पाएंगे, मैं समझता हूं कि वो ठीक बात नहीं है। ये अब इनको अच्छा लगे तो ये दोबारा कह दें, इनको अच्छा नहीं लगे तो इनको ये कहना चाहिए कि मेरा वक्तव्य ठीक नहीं था। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा
कि हम जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं, इसलिए जनता हमारी तरफ देख रही है कि हम किसी न किसी बात को लेकर के रोजाना गतिरोध पैदा करें और फिर हाव उल्लड़ में यहाँ से सदन से हम चले जाएं, तो न तो हमारी गरिमा रहेगी न हमारी सदन की परंपरा है ये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपका चेयर का पूरा सम्मान रहेगा, लेकिन आप भी इनायत थोड़ी किया करो ना साहब। हमारे तो आप ही हो, हमारा कौन सा मुख्यमंत्री सुन रहा है, हमारी कौन से मंत्री सुन रहे हैं, हमारी तो आप ही सुनते हो। और आपके माध्यम से जब बात आए तो आप इतना कर दीजिए कि मंत्री जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दे, उस जवाब के बाद में अनर्गल बातें नहीं करे, तो ये सदन सुचारू रूप से चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्था भी आप दे दें। चेयर का सम्मान है, ये जो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियम है सर, इसके मुताबिक हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी कार्रवाई करने में स्वतंत्र हो और सत्ता पक्ष भी इसके आधार के ऊपर कोई भी कार्रवाई कराने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री हमारे नेता के प्रति जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार करें कि भाई हम में ये बात इतनी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करोगे, हम नेता का सम्मान करेंगे और हम सब मिलकर के चेयर का, स्पीकर की चेयर का सम्मान करेंगे, तभी ये संसदीय परंपराओं का सही तरीके से निर्वहन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि ये गतिरोध टूटे, जनता के मुद्दे इस सदन में आए, चर्चा हो और सरकार की तरफ से उसके समाधान के लिए कोई बात आए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री थोड़ा सा लिबरल होकर के और तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े जब नेता होते हैं तो नेता होते हैं, उसके बाद में तो आप ही होते हैं, इसलिए आपको भी इस सदन की गरिमा बनाने के लिए उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद। हमेशा बार बार विपक्ष इस बात का तंज कसता आया, पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार। जब केंद्र से एडवाइजरी जारी हुई, हमने कम से कम हमारे आला कमान की बात को बड़ी मजबूती के साथ में तो रखी, बड़ी मजबूती के साथ में रखी, और पर्ची की नहीं है, ये विजन की सरकार है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आने वाले समय के अंदर इसका पूरा लेखा जोखा जो इस बजट के अंदर 2047 का विजन देख के पेश किया है वो आपके सामने होगा। और आपका बताऊं पर्ची का हाल क्या है। जब दिल्ली से पर्ची आई थी, आधे जैसलमेर, आधे मानेसर, आधे सिविल लाइन, आधे कौन से बंगलों के अंदर। इसीलिए सुनने का मादा रखो, एक एक चीज आपके सामने खोल के रखूंगा। और जितने मंत्री थे आपकी सरकार के, मैं कहना चाहूंगा एक पुराना गीत कुछ नए रूप में गूंजता है, लेकर तरह तरह के भ्रष्टाचार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। प्रदेश में सत्ता भ्रष्टाचार पहली बार ऐसे मुकाम पर आया कि हर काम में, हर कर्म में आपके मंत्रीगण लिप्त हो रहे हैं। हम सुनते पढ़ते न मानते आए हैं। धरती हमारी माता है, धरती हमारा धन है। मैंने सुना सियासत में सियासन बचाने के लिए राजा ने कई मंत्री बनाए, उनमें से एक खनिज मंत्री ने सिद्ध किया धरती हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया मिड डे मील हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया पोषाहार हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया कौशल रोजगार हमारी लूट का धन है। और एक मंत्री ने सिद्ध किया कि शिक्षा नाती का बाड़ा है। एक मंत्री ने सिद्ध किया नौकरी परीक्षा हमारे लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया खेल आयोजन हमारी लूट का धन है। एक मंत्री ने सिद्ध किया दवा चिकित्सा हमारी लूट का धन है। सब लूट की होट मची हुई थी। राजा बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, वह नीरव और कोई नहीं था, यही था। इसके बारे में विधानसभा में खुले दिल से मुख्यमंत्री जी का और दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस मौके पे सैल्यूट करना चाहता हूं दिया कुमारी जी को और मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने 3 घंटे तक एक महिला होने के नाते, महिला होते हुए भी और रईस परिवार से आते हुए भी 3 घंटे खड़े रह के बजट में भाषण दिया। बजट के लिए 3 घंटा एक महिला मुख्यमंत्री और रईस मुख्यमंत्री वो खड़े रह के बजट को प्रस्तुत किया। उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं और मुख्यमंत्री जी को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसे वित्त मंत्री को इस राजस्थान की सरकार में जगह दी।
नाकाम दावे लगातार, जनता करे हाहाकार, सिर्फ झूठ का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अपराध हुआ सीमा पार, बच्चियों से बलात्कार, बढ़ता महिलाओं पर अत्याचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नौकरी की आस में युवा लाचार, भत्ते को तरसे बेरोजगार, कांग्रेस की भर्तियों पर वाई लूट का प्रचार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। बिना एमएसपी किसान लाचार, टैक्स के कर्ज से हुआ बेजार, हम हर और बिजली पानी का इंतजार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मिली महंगाई अब की बार, हुई कीमतें पहुंच के बार, आम आदमी पर बढ़ता भार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। 25 लाख के इलाज की पुकार, बिना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमार, अस्पतालों में गंदगी अपार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। मोदी मित्रों को दे व्यापार, भ्रष्टाचार पर करे करार, पेट्रोल डीजल से लूट का कारोबार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। नफरत को बनाया हथियार, मंत्री करे दुष्प्रचार, बालाजी से पानी की गुहार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। कुर्सी को लेकर बड़ी तकरार, इस्तीफों का नाटक बार बार, न जनता से कोई सरोकार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। अफसरों के लगे दरबार, जनता के नुमाइंदे लगाए कतार, गुजरात मॉडल ने किया शर्मसार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। न कल्याण का कोई विचार, न मर्यादा न संस्कार, भाषा में छिटरता संस्कार, ऐसी निकम्मी पर्ची सरकार। प्रोपेगेंडा को बनाए हथियार, झूठ और जुमलों की भरमार, बन गया सर्कस बनाई थी सरकार। अरे ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने बच्चों का बेड़ा गर्क करने का ठेका छोड़ दिया है, ऐसी निकम्मी सरकार। ये जो पर्ची सरकार है ना, ये पर्ची सरकार है ना, आप में से 5 भी दोबारा नहीं। अब अंकित सिंह बैठिए, बोलो, शुरू कर दो। इस बार के बजट में मैंने तमाम वो मांगे रखी, प्रदेश की सरकार के आगे रखी। इन्होंने सुझाव मांगे, भर भर के सुझाव मैंने भेजे, पर एक भी जगह बजट में शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधानसभा की तमाम उन जनता ने पूछा, उन भाइयों ने पूछा, उन बुजुर्गों ने पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब यहाँ बड़ो दौर लागो कि यहाँ पे एमपी रो चुनाव लड़े आया। मैं आपसे ही था, मैं कोई और नहीं था, कहीं और से नहीं आया था। कोई अगर रीस हुए तो मारे हम काटो, मारे हुए लोगों कहीं कुन बिगाड़ी हुए। इस बजट में आपने सीमांत के उन लोगों को नकार के उनके साथ एक कुठाराघात किया है। हम किसके लिए मांग रहे थे साहब? उन लोगों के लिए जो आजादी के बाद तक अभी तक उन अभावों में जी रहे, पर बदले में उनको क्या मिला? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अभावों में जी रहे उन लोगों की ओर आप देखें। कोई भी अगर बात है, कोई भी चीज है, आप हमसे करें। ये हो गया इनका। उन सीमांत के लोगों को किसी भी चीज की कोई सजा ना दे। बजट की कॉपी है। यस सर। और इनका जो प्रथम जो है पॉइंट, वो शुरू होता है इनके संकल्प पत्र से। इन्होंने लिखा है कि भाई हमने हमारा संकल्प पत्र जो था उसकी कॉपी में लेके आया हूं। इसमें लगभग 400 पॉइंट इन्होंने बनाए हैं। अगर उसका 45% निकालें, उस हिसाब से आप भी देख लीजिए कि 45% कितना होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं पिछले 3.5 महीने से कि भाई हमने हमारे संकल्प पत्र का 45% हिस्सा पूरा कर दिया। और ये जो संकल्प पत्र है, इसकी मूल प्रतिलिपि मैंने एक एक पॉइंट रात को पढ़ा और इस बजट से मिलाया कि भी कौन कौन से काम हो गए। तो न तो उन्होंने जो 45% बोले हैं वो पूरे हुए, और नए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें मेंशन किया है कि 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इनके बजट भाषण की स्टार्टिंग ही शायद गलत हो गई। जो लोग लिख करके दे रहे हैं उनसे पहले ये कहो कि हमारा संकल्प पत्र ये है, पहले इसको पढ़ो, उसमें से हमने जो काम किए हैं उनको टिक करो और उसके बाद में हमारे भाषण में डलवाओ। क्योंकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों बहुत बड़े पद होते हैं, और जब सार्वजनिक स्थान पर वो बोलते हैं तो उनका असत्य होना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह आपके माध्यम से रहेगा सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान दें। अभी माननीय संसदीय
कार्य मंत्री चले गए, उन्होंने कहा कि भी हमने तो कहा 5 साल में हम गेहूं का MSP, अभी बोल रहे थे कि 5 साल में हम गेहूं का MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर देंगे, जबकि ये इनका संकल्प पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा MSP देंगे। तो ये कहना उचित नहीं है, सदन को गुमराह करना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सत्ताधारी दल पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ ले, क्योंकि इसमें एक त्रुटि और है। इसमें जो इनका संयोजक है, उस संयोजक सहित 25 आदमी हैं। उन 25 आदमियों में से एक भी व्यक्ति इस हाउस में नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति था जो माननीय किरोड़ीलाल जी थे, उनको भी इन्होंने छुट्टी भेज दिया। यानी